नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 6 में इकाई 6 सुबह इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रेरक कथा है जो एक विकलांग बच्ची की मानसिकता को बता रही है कि उसने विकलांग होने के बावजूद भी अपने परिश्रम से अपने आप को कभी भी निरुत्साहित नहीं किया। वह कभी भी अपने इरादों के लिए डगमगाई नहीं। देखिए, पोलियो की बीमारी जब होती है तो बच्चे विकलांग हो जाते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए जब वह छोटे होते हैं तब उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश पोलियो हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर भी एक पोलियो विकलांग बालिका है रेशमा, जो अपनी सूझबूझ और साहस के बल पर अपने दैनिक जीवन को रोजाना बिता रही है और अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का वो सामना करती है। उसके इरादे में कभी कोई मुश्किल नहीं आती है। वह जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जीती है। उसके बारे में इस कहानी में हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम आज इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि विकलांग होने के बावजूद भी हमें हर परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, सभी मुसीबतों का सामना करते रहना चाहिए और कभी भी अपने मन में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साह के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा इस पाठ में दी गई है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सुबह, यानी हम नए दिन की नए उत्साह के साथ शुरुआत करें। तो यहाँ हम इस कहानी के माध्यम से अब पढ़ते हैं कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। यानी रेशमा जब सुबह उठी, रेशमा उसी बालिका का नाम है जो कि अपाहिज है पोलियो की वजह से। तो वह जब सुबह उठी तो उसने देखा कि घर के सारे लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। मकड़ी के जाले तो आपने देखा ही होगा, दीपावली की साफ सफाई में दीवारों के ऊपर जाले से बन जाते हैं। तब आपकी मम्मी की भी आप सहायता करते ही होंगे। तो यहाँ पर भी कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा कि ज़रूर आज कोई खास बात है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं। तो रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। यह रेशमा ने जैसे ही पूछा तो उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ बिटिया, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। यानी जब भी हमारे यहाँ दीपावली का त्यौहार या कोई भी मुख्य त्यौहार आता है तो त्यौहार आने के 2-3 दिन पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी की शुरुआत हम सबसे पहले साफ़ सफाई की ओर से ही करते हैं। यानी हमें सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो यहाँ पर भी उसकी माताजी उसे समझा रही है कि हाँ बेटा, त्यौहार के दिन हैं, इसलिए पहले अगर साफ़ सफाई हो जाए तो बाद में हम त्यौहार का मज़ा आराम से ले सकते हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। तो जब भी माता अपने बच्चों को कुछ कहती हैं या कुछ बताती हैं तो वह उन्हें प्यार से ही समझाती हैं। तो यहाँ पर भी माँ ने रेशमा के गाल को प्यार से सहलाया है। अब रेशमा कह रही है, ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी भूल जाना। कोई भी कार्य अगर हम भूल जाएं तो वह भुलक्कड़ या भूलने की बीमारी बन जाता है। पर यहाँ रेशमा अपने आप को स्वयं भुलक्कड़ बता रही है। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अब रेशमा आप चित्र में देख सकते हैं कि एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है, फिर भी वह काम करना चाहती है, अपनी माँ की मदद करना चाहती है। तो यही उसकी जिंदादिली है। इस पाठ में हमें यह जिंदादिली ही समझाई गई है। तो एक विकलांग होने के बावजूद भी वह कह रही है कि माँ, आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं है, तो आप मुझे भी काम सौंपिए। तो उसकी माताजी कहती हैं कि अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं बताऊंगी, बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो माँ ने इस तरह कहा तो रेशमा रुआं से स्वर में बोली, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तो माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हें भी मदद तो करनी ही होगी, तुम मेरे काम में हाथ बटा सकती हो। पहले तुम नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मैं काम बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया।
अब जैसे ही रेशमा अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठ गई, वह अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेल कर अपने दैनिक कार्यों में लग गई। सुबह उठकर हमें अपने अपने दैनिक कार्य स्वयं करने होते हैं। दैनिक कार्यों से मतलब है हमें ब्रश करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए, नए स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तो यही हमारे दैनिक कार्य कहलाते हैं। तो रेशमा ने भी अपने दैनिक कार्य स्वयं किए। वह विकलांग थी, उसके बावजूद भी वह अपने कार्य स्वयं करती थी। रेशमा जब 5 साल की थी तो उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ था और घुटनों के नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे। बेजान यानी जिसमें जान ना हो। तो पैरों में जान ही नहीं है, यानी पैर चल ही नहीं सकते। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। पोलियो यानी पैरों की विकलांगता। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में तो उसे पहले अब अपाहिज हुई थी, तो स्वाभाविक है उससे खुद के काम भी ढंग से नहीं हो पा रहे थे। तो शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन अब 11 साल की हो गई है, यानी अब वह अपने इस पैरों की अपाहिजता को स्वीकार कर चुकी है। वह समझ गई है कि अब मेरे पैर नहीं आएंगे। तो उसने धीरे धीरे अपने काम खुद करना शुरू कर दिया। तो अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम खुद करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, यानी वो ये नहीं चाहती कि उसके परिवार वाले बार बार उसकी मदद के लिए आगे आए। यही उसकी जिंदा दिली है। अगला यहाँ कह रहे परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी, दादा, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा ये एक मुहावरा है, यानी सबका बहुत प्रिय होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें सब नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को बुलाकर कहा कि रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो काम में मेरा हाथ बटाओ। तो रेशमा उनकी मदद करने के लिए तो तैयार थी ही। वह तुरंत बोली, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। यह कहकर वो सीधा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंच गई। रेशमा माँ को बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित रूप से रसोई घर में सजाती गई। अब रसोई घर फिर से चमचमाने लग गया था। थोड़ी देर बाद पिताजी दफ्तर चले गए। अब माँ को त्यौहार के लिए मिठाइयाँ बनानी थी, तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। अब उसका जो छोटा भाई है रेशमा का, गोलू, वह तो इतना छोटा है कि बाजार से सामान भी नहीं ला सकता। दादी जी, दादाजी बुजुर्ग हैं, यानी बूढ़े हैं, वह भी सामान नहीं ला सकते। अब सामान लाए कौन? माँ बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि पिताजी भी दफ्तर चले गए थे। तो रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो माँ ने जिज्ञासावश पूछा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा तो उसने दृढ़ निश्चय से, यानी दृढ़ता के साथ कि हाँ, मैं पहले भी तो एक बार लाई थी, यानी उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी कि वह इस काम को आसानी से कर सकती है। तो इस तरह उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि हाँ माँ, यह मैं कर सकती हूँ, एक बार पहले भी मैं सामान लेकर आई थी। तो माँ ने कहा, तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ यानी गली का अंतिम छोर जहाँ दुकान थी। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी तो उसने गोलू को आवाज़ दी। गोलू कौन? उसका छोटा भाई। तो उसने गोलू को आवाज़ देकर कहा, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। अब टॉफ़ी शब्द सुनकर तुम्हें भी बड़ी प्रसन्नता हो ही रही होगी। तुम्हें टॉफ़ी पसंद ही है, तो इसी प्रकार सभी छोटे बच्चों को टॉफ़ी पसंद ही होती है। तो गोलू भी टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, यानी उस दिन उनका त्योहार था दीपावली का। पूरा घर प्रकाश से जगमगाने लगा, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान, सभी जगह रोशनी से ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा पूरी तरह से चला गया हो। तो दादी जी ने हमें बताया कि दीपावली जो है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, यानी अंधकार को दूर कर कर
उजाले की ओर हमें आगे बढ़ना है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या आए थे। आपको तो ये पता ही है, रामायण में आपने देखा ही होगा कि रावण जो सीता को हर कर ले गया था, राम ने दशहरा के दिन रावण को मारा और दीपावली के दिन वह अपने राज्य में वापस अपनी पत्नी और भाई सहित पहुँचे थे। तो राम के वापस आने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू इन दोनों को इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। फिर बाद में सबने पूजा की और प्रसाद खाया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, प्रसाद खाकर गोलू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में लग गया। रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इसने में रेशमा ने देखा कि गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, अब उसमें से चिंगारियाँ निकल रही है, यानी वह पटाखा पूरी तरह से बुझा नहीं था। वह गोलू को बचाने के लिए चिल्लाने लगी कि गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन गोलू का ध्यान उस तरफ था ही नहीं। पटाखों के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दे दिया और खुद भी आगे निकल गई। अब कुर्सी के पहिए थे, उसके ऊपर उसका काबू नहीं रहा, इसलिए वह भी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम से गिरी। जोर का धमाका हुआ, पर रेशमा की फुर्ती के कारण गोलू जलने से बच गया। गोलू को तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया, पर जैसे ही जोर का धमाका हुआ तो माँ पिताजी भी बाहर दौड़कर आ गए। अब रेशमा की कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की, रेशमा को उस पर बिठा दिया और माँ ने भी कहा। माँ घबरा गई और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? तो रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने उसकी पीठ थपथपाई। क्यों? क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को जलने से बचा लिया था। थोड़ी देर में गोलू, जो उसका छोटा भाई था, वह भी नाटकीय ढंग से आकर बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। धमाकेदार धक्का क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने उसे धक्का मारा, उसके बाद तुरंत वह पटाखा फूट गया। इवन खुद रेशमा का भी अपने ऊपर से कंट्रोल चला गया था, वह भी कुर्सी के साथ गिर गई, उसका भाई भी गिर गया, लेकिन दोनों की जान बच गई। तो इसलिए उसने कहा कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो मित्रों, आज हमने इस कहानी को पढ़ा कि किस तरह एक विकलांग व्यक्ति भी अपने जीवन को नए उत्साह, नई सोच के साथ जी सकता है, जिंदादिली के साथ जी सकता है। हम अपनी शारीरिक कमी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। अपनी शारीरिक कमी को हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसी से हम अपने आप को उत्साहित और जिंदादिल बना सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने हर सुबह नए काम को नए इरादों के साथ, जिंदादिली के साथ करते रहना चाहिए। तो ये था आपका पाठ। अब यहाँ हम शब्दार्थ यानी कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। व्यस्त यानी काम में लगा हुआ। व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार यानी पर्व या उत्सव। दृढ़ता यानी मजबूती या दृढ़ होने का भाव। दैनिक यानी रोजाना या प्रतिदिन। बेजान यानी जिसमें कोई जान ना हो, बिना जान का या निर्जीव। बाधा यानी रुकावट। जिंदादिली यानी खुशमिजाजी या विनोद प्रियता। तो इस प्रकार हमने शब्दार्थों को समझा। अब यहाँ मुहावरे दे रखे हैं कि आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है बहुत प्यारा होना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना।
हम किसी का हाथ बटाएं यानी किसी के काम में मदद करें। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। जैसे रेशमा की पीठ सबने थपथपाई, क्यों? यानी उसे शाबाशी दी क्योंकि उसने अपने भाई गोलू की जान बचाई थी। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने कक्षा 6 में इकाई 6 सुबह एक नए उत्साह के साथ, एक नए इरादे के साथ फिर से अपने नए कार्यों की शुरुआत करना यानी नई सुबह, इस पाठ को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।